फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम में आपका स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य। आज हम लोग एक बार फिर से हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा ऐप मैकेनिकल फोरम नहीं डाउनलोड किया है तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सो दैट आप लोग वहाँ से क्विज वगैरह सॉल्व कर सकें। वहाँ पे बहुत सारे एनटीपीसी से रिलेटेड टेस्ट पेपर्स, क्विज, ये सब है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन बुद्धिज्म व्हाट डज पाटीमोक्खा स्टैंड फॉर। बौद्ध धर्म में पाटीमोक्खा का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है महायान बौद्ध धर्म का वर्णन। दूसरा ऑप्शन है हीनयान बौद्ध धर्म का वर्णन। तीसरा ऑप्शन है संघ के नियम। और चौथा है राजा मिनादर के प्रश्न। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही नया है। एक जगह एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अगर डिफिकल्ट पेपर बनाएगा तो आपसे पूछ सकता है। तो पाटी मोखा का जो अर्थ होता है बौद्ध धर्म में, इसका मतलब होता है कि द रूल ऑफ संघ। मतलब क्या होता है इसका, कि संघ में कुछ रूल्स रहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, कि रूल ऑफ संघ जो होता है, संघ के नियम। जैसे कि मान लीजिए कि बौद्ध धर्म में जो भी भिक्षु वगैरह होते हैं, तो उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो वही जो नियम होते हैं उन्हें ही बौद्ध धर्म में पाटी मोखा बोला जाता है। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं होता है इसमें, भीनयान धर्म का भी वर्णन नहीं होता है, और राजा मेंदर के प्रश्न भी गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर आश्रम सिस्टम्स इन दी फॉलोइंग ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में चार आश्रम प्रणालियों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, आपको पता होगा, जब आप वैदिक सिस्टम पढ़ते होंगे, आप जैसे हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे तो पहले आप हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोग आ जाएंगे वैदिक युग के बारे में। तो वहाँ पे वैदिक युग जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। चार तरह के आश्रमों का उल्लेख वहाँ पे मिलता है, चार आश्रम प्रणाली का उल्लेख मिलता है। अब वही बताना है कि इनका कौन सा क्रम सही है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हालांकि चारों तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कौन सा क्रम सही है आपको बताना है, सीक्वेंस देखना है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास। और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट है। इसमें जो दिया गया है, पहले शुरुआत में ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर संन्यास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली उस टाइम के जो भी पुरुष रहते थे, उनके जीवन का एक प्रकार से सीक्वेंस होता था, किस तरीके से वो लोग पालन करते थे इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची में बौद्ध स्मारक किसने बनवाया? ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को सिंपल लगे, हु बिल्ड द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी आपको सजेशन देना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। और आप लोग को अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यू कर रहे हैं और हम लोग चारों ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपको इनमें से सबसे पहले तो यही समझ जाना चाहिए कि बौद्ध से रिलेटेड इसमें कौन सा वंश था। ठीक है, तो चोल वंश से रिलेटेड में तो ऐसा कुछ था नहीं, ये तो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, साउथ इंडिया का के ये वंश थे। गुप्त वंश के शासनकाल में आप देखेंगे कि हिंदू देवी देवताओं का प्रचलन था काफी ज्यादा। मुगल वंश तो इससे रिलेटेड हो नहीं सकता है, क्योंकि उनका अलग धर्म है। तो यहाँ पे चौथा बी वाला जो ऑप्शन है मौर्य डायनेस्टी, यहीं पे सही होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, मौर्य डायनेस्टी जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है। क्यों, अब इसमें भी देख लीजिए। अब अगर इसमें भी पूछता है कि किसने बनवाया था, ये तो हो गया वंश, मौर्य वंश ने बनाया था। अब मौर्य वंश में भी किस शासक ने बनवाया था, तो याद रखिएगा अशोक मौर्य। सभी को पता होगा, जो अशोक मौर्य था, द ग्रेट अशोक बोला जाता है, उन्होंने ही सांची स्तूप बनवाया था। कहाँ पे, तो याद रखना है एमपी में है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सांची स्तूप कहाँ पे है। ठीक है, किसने बनवाया था, अशोक ने, और कहाँ पे है, एमपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सती प्रथा हमारे यहाँ काफी टाइम से था, शुरू से ही था। हालांकि बाद में इसको कंप्लीटली जो बैन किया गया था वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, वहां पे आके बैन किया गया था। लेकिन ये सबसे पहले इसका हमें कहाँ पे किस इंस्क्रिप्शन में उल्लेख मिलता है तो वो हमें बताना है। तो देखिए, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख था ये किसके द्वारा लिखवाया गया था, किसके शासन में लिखा गया था, तो याद रखिएगा ये समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था उसके द्वारा लिखवाया गया था या उसके शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन में कई सारे आंसर मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये एग्जाम में पूछ लेता है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एरड़ शिलालेख या एरड़ इंस्क्रिप्शन। और ये जो लिखा गया था ये भी गुप्त वंश के टाइम काल में लिखा गया था। और गुप्त वंश का पीरियड कब से था, वही लगभग 300 एडी के आसपास, बीसी नहीं, 300 से 400 एडी के बीच में ही ये एरड़ शिलालेख पे हमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एरड़ शिलालेख में हमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और ये किसके समय काल में था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के टाइम पीरियड में था। आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम, कृषि के शुरुआती साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, शुरुआत में अगर आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या पूरा पाषाण काल ये सब चीजें पढ़ी होंगी अच्छे से, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं हमें देखने को, वो मिलता है मेहरगढ़ से। ठीक है, कहाँ से, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। अगर वहीं पे हम बात करें अमरी की, तो अमरी जो है ये बलूचिस्तान में है। कालीबंगन आप लोगों को पता होगा कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। ठीक है, और ये जो धौलावीरा है ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो इस तरीके से आपको चारों सिंधु घाटी सभ्यता के जगह पता हो गए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो पूछ सकता है कि ये सिंधु घाटी का ये जो शहर है ये कहाँ पे था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, अमरी जो है बलूचिस्तान, कालीबंगन राजस्थान और धौलावीरा गुजरात। और क्रिस के हमें शुरुआती साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो मेहरगढ़। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। ठीक है, इसका भी आपको याद रखना है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय था इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि बृहदेश्वर मंदिर जो है, हालांकि चारों ऑप्शन आपको जो देखने को मिल रहा है ये साउथ इंडिया की तरफ ही देखने को मिल रहा है, कांची, मदुरई, श्रीशैलम और तंजौर। तो ये चारों साउथ इंडिया के ही ऑप्शन है। तो अगर ये कोई सोच के आएगा साउथ इंडिया का अगर हमें पता है तो हम बता लेंगे, तो ऐसा नहीं है, एक ऑप्शन साउथ इंडिया का नहीं है। ठीक है, चारों साउथ इंडिया का, अगर आप डी पे पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है, जैसा कि नाम से ही बृहद लग रहा है, तो ये काफी बड़ा मंदिर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है साउथ इंडिया का। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो याद रखिएगा लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ठीक है, शंकर भगवान को, शिव भगवान को ये समर्पित है मंदिर है। और ये जो है ये कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये है तंजौर में। कहाँ पे है, तंजौर। और तंजौर कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में है तंजौर, वहां पे है बृहदेश्वर टेम्पल। और इसे किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा राजराजा ने बनवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से इससे रिलेटेड आपको काफी सारी जानकारियां मिल गई। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट एंड कालिदास वेयर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे। तो आपको याद रखना है, हमने कल भी इससे रिलेटेड, हालांकि इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया था, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दे दिया था हमने कल का। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम काल में ही नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, उनके कोर्ट में 9 इंपॉर्टेंट लोग रहा करते थे जिन्हें नवरत्न बोला करते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इन्हीं के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास रहा करते थे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा,
कौन कौन रहा करते थे? आर्यभट्ट और कालिदास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्यभट्ट क्या थे? ये खगोल शास्त्री थे, ठीक है, ये खगोल शास्त्री थे। और कालिदास तो आपको पता ही हुआ, इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है, काफी महान विद्वान थे ये, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो वो कालिदास थे। और आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। और ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। और ये भी नवरत्न के पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नवा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था? फिर से क्वेश्चन सुनिए कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि ऑप्शन मैंने ऐसा नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रख देता मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया है तो मैंने एज इट इज उठा लिया है। अगर मुझे क्वेश्चन बनाता था तो मैं थोड़ा सा इसको टफ बनाता, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं मोहम्मद बिन कासिम रख देता तो बच्चे कंफ्यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर उन्हें ये लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था भारत पर। लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर तब सही होगा जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत में मध्यकालीन भारत में सबसे पहले किसने अटैक किया था, तो वहां पे आपका मोहम्मद बिन कासिम सही होगा। लेकिन यहाँ पे मध्यकालीन नहीं मेंशन किया है, मतलब ओवरऑल भारत में सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया था। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डेरियस फर्स्ट, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है डेरियस फर्स्ट, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेरियस फर्स्ट। और इसको हिंदी में दारा प्रथम भी बोलते हैं। तो ये जो था, इसने सबसे पहले भारत पर अटैक किया था। और ये कब किया था? तो याद रखना है, ये किया था 518 बीसी के आसपास। कब किया था? 518 बीसी के आसपास इसने अटैक किया था। ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, इसी के आसपास इसने अटैक किया था डेरियस प्रथम ने या दारा प्रथम ने, ठीक है। सिकंदर तो आपको पता होगा, अलेक्जेंडर सिकंदर महान जो था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ये चंद्रगुप्त के टाइम पे था। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया होगा। और ये जो अटैक किया था इसने, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो मैनेज करिएगा। जो डेरियस फर्स्ट है, इसने सबसे पहले सिंध जो वाला एरिया है, सिंधु घाटी वाला जो एरिया है, मतलब पंजाब के साइड में अटैक किया था। और ये भारत में बेसिकली टैक्स कलेक्ट करना चाहता था, ठीक है। ये चाहता था कि मैं टैक्स कलेक्ट करके फिर अपने देश जाऊं और वहां पे मैं लोगों को बताऊं कि मैंने भारत से टैक्स कलेक्ट किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्टार्टेड द सका इरा विच इज स्टिल यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले कि भारत या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो भारत सरकार है, वो कौन सा कैलेंडर यूज करती है, ठीक है, कौन सा संवत यूज करती है? तो याद रखिएगा, वो सका हीरा वाला यूज करती है, ठीक है। तो इसका एक तरह का आंसर तो ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट पूछा हुआ है कि सका हीरा की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा वो किया था कनिष्क ने, ठीक है। किसने किया था? कनिष्क ने। और ये कब किया था? तो याद रखिएगा ये किया था 78 एडी में, ठीक है, 78 एडी में किया था कनिष्क ने। और कनिष्क कहाँ का शासक था? तो इंडो ग्रीक शासक था, ठीक है। कुषाण वंश का एक महानतम शासक था कनिष्क। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणाज एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? तो देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी, ये किया था सातवाहन वंश से। किसने किया था? सातवाहनाज ने। आपको इससे रिलेटेड काफी पॉइंट्स पता होंगे। और आपको अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, तो कोई बता सकता है? तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। मौर्य वंश से रिलेटेड आपको पॉइंट पता है। इनकी शुरुआत फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे महान शासक कौन था? अशोक मौर्य। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। और महानतम शासक दो तीन को बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड भी था, उसके बाद समुद्रगुप्त भी था, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चोल के बारे में आपको साउथ इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ेगी तब बताया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट सिल्क रूट टू इंडियंस वाज ओपेन्ड बाय? भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग खोला गया था। जो ग्रेट सिल्क रूट है इंडियन के लिए, वो कब खोला गया था, या मतलब किसके द्वारा खोला गया था? चार ऑप्शन है, कनिष्क, अशोक, हर्ष और फायान। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अशोक की। तो अशोक के बारे में तो आपको पता है कि ये मौर्य वंश का महानतम शासक था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। कलिंग वार के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्षवर्धन को बोला जाता है कि लास्ट हिंदू रूलर था। इसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, मुस्लिम शासक आ गए थे, ठीक है।
और फाहियान तो शासक था नहीं, ये तो चाइना से आया था। किसके दरबार में आया था ये कमेंट करके आपको बताना है। मैंने कल का अगर आपने वीडियो देखा तो वहां पे इसको एक्सप्लेन किया है और बताया है कि फाहियान किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आपको पता चल ही गया होगा अब तक, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। इसी ने भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को खोला था। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अश्वत्याग उन्हें ज्ञात था। दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा पशुपति उनके द्वारा वंदित था। और चौथा संस्कृति आमतौर पर स्थित नहीं थी। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अश्वत्थाग उन्हें कंप्लीटली ज्ञात नहीं था। कहीं कहीं से ऐसा मिलता है कि उन्हें हॉर्स सेक्रीफाइस के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रूथ नहीं है, इसके परफेक्ट एविडेंस हमें नहीं मिलते, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन गाय उनके लिए पवित्र थी। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल कहीं कहीं हमको ऐसा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में गाय के बारे में मेंशन भी नहीं मिलेगा। वैदिक सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे गाय सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी और पवित्र थी, लेकिन हड़प्पन को तो ज्यादातर गाय के बारे में हमें एविडेंस ही नहीं मिलता कि उन्हें पता भी था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा पॉइंट, पशुपत उनके द्वारा वंदित था। देखिए, पशुपति की जो पूजा की जाती थी वो ज्यादातर पुरुषों के द्वारा की जाती थी, महिलाओं के द्वारा नहीं की जाती थी। इस तरीके से ये भी कंप्लीटली सही नहीं हुआ। जो कंप्लीटली सही है, क्योंकि चारों ऑप्शन में से हमें देखना है सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है, तो याद रखिएगा जो चौथा वाला है, संस्कृति आमतौर पर स्थित नहीं थी, ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक, इनका जो कल्चर था वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं था। ठीक है, वो चेंज होता रहता था। तो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है, फोर्थ टी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु स्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वॉज? पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया था, वह कौन था? ठीक है, तो देखिए, पहला इंडियन रूलर जो था जिसने अरेबियन सी में, आपको पता है इधर अरेबियन सी है वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में जिसने सबसे पहले इंडियन नेवी में अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की थी, वो जो था वो था राज राजा प्रथम। ठीक है, कौन था? राज राजा प्रथम। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें पूछा है सुप्रीमेसी। देखिए, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। पहला जो ए ऑप्शन है और बी, उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है। सबसे पहले किसने नौसेना शुरुआत की थी अरब सागर में, तो याद रखना है राज राजा प्रथम। लेकिन वर्चस्व अगर पूछता है सुप्रीमेसी किसने बनाया था, तो याद रखना है वो था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले शुरुआत जो किया था वो राज राजा प्रथम ने किया था, और सुप्रीमेसी बाद में किसने स्टेब्लिश की, वो था राजेंद्र फर्स्ट। तो आपको दोनों में याद रखना है जो भी अंतर है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है शुरुआत किसने की, तो राज राजा फर्स्ट ने, और सुप्रीमेसी किसने बनाई, तो राजेंद्र फर्स्ट ने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और ये दोनों कौन से राजा थे, किस वंश के? चोल वंश के, जो कि साउथ इंडिया के थे। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अशोक ऑर्गेनाइज्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन विच सिटी? अशोक ने तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन किस शहर में किया था? देखिए, अगर कल वाला आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने 15 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए थे, तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि वहां पे मैंने चारों कल एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो देखिए, मैं इसको फिर से बता देता हूँ, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके कल का वीडियो देखिएगा, और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। काफी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन सारे जीएस के जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। और अभी मैं वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज करूंगा आगे चल के, और वीडियो के नंबर ऑफ वीडियोज भी एक दिन में ज़्यादा होंगे। वो आप लोग जितना शेयर करेंगे, आप लोग के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कितना आप लोग को पसंद आती है। और अभी थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, सर्दी है, आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम तबीयत नहीं सही है फिर भी वीडियो आपको दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो पहली जो बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वो हुआ था अजातशत्रु के टाइम काल पे। ठीक है, दूसरा हुआ था कालाशोक के टाइम काल पे, तीसरा हुआ था अशोक के टाइम काल पे, और चौथा हुआ था कनिष्क के टाइम काल पे। अब देख लेते हैं कहाँ पे हुआ था। तो तीसरी जो बौद्ध समिति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना है वो हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के टाइम काल में। तो ये आपको नहीं भूलना है। और पहली कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, पहली हुई थी राजगृह में, और जो चौथा हुआ था वो कहाँ पे हुआ, सॉरी तीसरा यहाँ पे पूछा हुआ, तीसरा जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस तरीके से आज हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो क्वेश्चन के लेवल थे वो अच्छे थे, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे और बहुत टफ भी नहीं थे। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इसे सीरीज फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली छूटेगा नहीं, हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे।
तो इसी तरीके से ट्रस्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैकेनिकल फार्म ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आप लोग क्विज और टेस्ट पेपर सॉल्व कर पाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।